जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका जियोग्राफी के सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गंगा के मैदान के बारे में। गंगा का मैदान यानी कि द गंगेटिक प्लेन, इसको गंगेटिक प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। और आज हम लोग मैप के माध्यम से भी जानेंगे। लास्ट में हम लोग मैप के माध्यम से ये देखेंगे कि गंगा का मैदान कितने राज्यों में पड़ता है, इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं जिनके द्वारा गंगा के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से। सामान्य परिचय में देखेंगे सबसे पहले इसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, गंगा के मैदान का जो निर्माण है वो मुख्य रूप से हिमालय से निकलने वाली नदियों, ठीक है, अब हिमालय से तो गंगा नदी भी निकलती है, इसलिए गंगा भी हिमालय से निकलने वाली नदियों में शामिल होती है। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदी एवं गंगा की सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के कारण हुआ है। तो आपसे कभी कोई नॉर्मली आपसे पूछता है कि गंगा के मैदान का निर्माण या फिर उत्तर भारत के मैदान का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताएंगे कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के द्वारा जो अवसाद लेकर आया जाता है उसके कारण गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। चलिए इसकी सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है यमुना। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपको पता होगा प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में उसका जो है प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। और गंगा और यमुना दोनों उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से निकलती हैं। दोनों, ये जो यमुना नदी है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर, जिसको गोमुख के नाम से जाना जाता है, वहाँ से निकलती हैं। ठीक है, लेकिन ये मिलती कहाँ पे हैं फिर भी आके? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसके अलावा शारदा, घाघरा, रामगंगा नदी याद रखिएगा। रामगंगा नदी गंगा नदी से मिलने वाली पहली नदी है। इसके बाद राप्ती नदी है। सोन नदी का नाम सुना होगा आपने। सोन नदी पटना के किनारे बिहार में जाके गंगा से मिलती है। इसके बाद आपने राप्ती नदी का नाम सुना होगा। इत्यादि नदियों के अवसाद के कारण ही गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नदी के साथ साथ ये जो सारी नदियां हैं, इन सब की भूमिका है गंगा के मैदान के निर्माण करने में। चलिए अब हम देख लेते हैं इस मैदान की लंबाई कितनी है। तो देखिए, गंगा के मैदान की जो लंबाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है गंगा के मैदान की? तो देखिए, उत्तराखंड से निकलती है गंगा नदी और वहीं से इसकी शुरुआत होती है। और लास्ट में गंगा नदी कहाँ पे? पश्चिम बंगाल के पास में, है ना, बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। बंगाल की खाड़ी में जाके अपना डेल्टा बनाती है। तो उत्तराखंड से लेकर आपके पश्चिम बंगाल तक इसके जो मैदान की जो लंबाई है लगभग 1400 किलोमीटर, सॉरी हाँ 1400, 1400 किलोमीटर है। वहीं इसकी चौड़ाई की बात करेंगे तो 300 किलोमीटर गंगा के मैदान की चौड़ाई है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके निर्माण से संबंधित थोड़ी से जो वैज्ञानिक तथ्य माने जाते हैं, जो गंगा के मैदान से संबंधित कुछ तथ्य हैं उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे कि हमने पहला देखा था। लेकिन देखिए, गंगा के मैदान की जो रचना है वो एक अग्रगर्त से हुई है। अग्रगर्त का मतलब होता है गड्ढा, मतलब गड्ढे के कारण ही गंगा के मैदान की रचना हुई है। क्योंकि जब प्रायद्वीपीय भूखंड ने या फिर भूभाग ने हिमालय के दक्षिणी प्रसार को रोका, मतलब कि जो हिमालय पर्वत, तो आपको पता होगा कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे होता है ना, 33 सागर के मलबे से हिमालय पर्वत का जन्म होता है। जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, उसका निर्माण हिमालय पर्वत के निर्माण से पहले हो चुका था। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट स्टोरी बता देती हूँ थोड़ी सी, है ना, ऑडियो से ही। कि देखिए, सबसे पहले एक पेंजिया था और एक पैंथालासा था। ठीक है, पेंजिया और पैंथालासा था। फिर वही था एक कौन सा? 33 सागर। 33 सागर में जो अवसाद था बहुत ज़्यादा हो चुका था। पुरानी जो नदियाँ थी उनके कारण 33 सागर में बहुत ज़्यादा अवसाद हो जाता है। और जब बहुत ज़्यादा अवसाद हो जाता है, मतलब कि जो तलछट मलबा बहुत ज़्यादा जम गया था,
तो उसमें बलन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब कि कैसे, देखिए पहले अवसाद जमा हो जाता है, फिर थोड़ा अवसाद और आता है, फिर ऐसा हज़ारों सालों में हुआ है ऐसा, ठीक है। एक आध साल में ऐसा नहीं हुआ, 2 4 10 साल में। तो देखिए बहुत सालों में क्या हुआ था, जो मलबा है बहुत ज़्यादा भर जाता है तैतीस सागर में। जब मलबा ज़्यादा भर जाता है तो मलबा अपने आप नीचे के दबाव के कारण ऊपर उठने लगता है। जब ऊपर उठता है तो हिमालय का निर्माण होता है, ठीक है। हिमालय का निर्माण कैसे होता है, तो किससे हुआ है, अवसाद से हुआ है। तैतीस सागर के मलबे से हिमालय का निर्माण हुआ है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और इतनी ऊंची ऊंची चोटियों का निर्माण हुआ है। पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत और नेपाल की सीमा मुख्य रूप से तो नेपाल में पाई जाती है। माउंट एवरेस्ट 8,848 उसकी ऊंचाई मानी जाती है, लेकिन वर्तमान में 8,850 उसकी ऊंचाई है, क्योंकि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है जिसकी ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए जब हिमालय पर्वत का निर्माण होता है तो वो दक्षिण में भी आने की कोशिश करता है, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत के कठोर चट्टानें, अब आपने जब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। देखिए हम हिमालय के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं हिमालय की, सबके बारे में हम पहले ही देख चुके हैं। तो बहुत कठोर भूभाग था जो दक्षिण भारत का, तो उधर क्या है, हिमालय आ नहीं पाया, तो वहाँ पे गड्ढे का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है, गड्ढे का निर्माण होता है। जब गड्ढे का निर्माण होता है, देखिए वही कह रहा है कि अर्थात एक गड्ढे का निर्माण हो गया। और जब गड्ढे का निर्माण होता है तो धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियों के अवसाद के कारण, है ना, उस गड्ढे को भर गया, ठीक है। बहुत साल हो चुके हैं और वो गड्ढा धीरे धीरे करके भर गया और वहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो गया। अवसाद के कारण भरता है और उसी मैदान को गंगा का मैदान कहते हैं, क्योंकि वो जो गड्ढा था, वो जो अग्र गर्त था, वो किससे भरा है, वो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जो मुख्य रूप से हिमालय से भारत की सबसे बड़ी नदी है, मुख्य रूप से जो पूरे भारत में बहती है, गंगा नदी। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2009 में। तो वही देखिए, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के कारण जो अग्रगर्त था वो पूरी तरीके से भर जाता है, और जब वो भर जाता है तो उसी को आप गंगा का मैदान कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको अब पूरी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम मैप के माध्यम से भी जानेंगे, और ठीक है ना, आगे देखिए। चलिए अब हम देख लेते हैं कि गंगा नदी का जो मैदान है, या फिर गंगा का जो मैदान है, उसका विस्तार कितने राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है। वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। देखिए गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के 40 ज़िलों में गंगा नदी बहती है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा यदि गंगा नदी का अववाह तंत्र कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी इसीलिए पाई जाती है, सबसे ज़्यादा यदि उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार, ठीक है ना, यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है ना, क्योंकि जो गंगा नदी के मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, और इन तीनों राज्यों में मुख्य रूप से गंगा का मैदान पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी का विकास हुआ है, क्योंकि हर वर्ष यहाँ पे बाढ़ का ये जो मैदान है ना, इस मैदान में हर वर्ष बाढ़ का पानी भीगता है, जिसके कारण मिट्टी उपजाऊ होती है और अच्छी से अच्छी फसलों का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए हम गंगा नदी के मैदान को 3 भागों में बांटते हैं, क्यों, इसीलिए क्योंकि जो गंगा नदी का मैदान है वो इतना बड़ा है कि हम उसको एक भाग में बांटकर नहीं पढ़ सकते। तो देखिए सबसे पहले हमने जब हिमालय के बारे में पढ़ा तो हमने हिमालय को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में। हमने नहीं, जैसे कि जब शुरुआत में जब ज्योग्राफी में हिमालय का विभाजन हुआ तो उसको अलग अलग भागों में बांटा गया, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसको बांट के ही पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए हमने हिमालय को कैसे बांटा, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 भागों में बांटा। जब हमने प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ा तो हमने उसको देखिए कितने भागों में बांटा था, दक्कन का पठार, ठीक है, आंध्र प्रदेश का पठार, नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ, इधर हम लोगों ने उसको बांटा झारखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो हमने प्रायद्वीपीय भारत को कितने सारे पठारी क्षेत्र में बांटकर पढ़ा, हिमालय को इतने सारे प्रदेशों में बांटकर पढ़ा। इसीलिए हम गंगा के मैदान को भी 3 भागों में इसीलिए बांटते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए और समझ में अच्छे से आए कि कौन सा भाग कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि ये जो मैदान है ये बहुत बड़ी जगह में, जैसे कि हमने पहले ही देखा था
कि 1400 किलोमीटर क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो विस्तार देखेंगे कहाँ पे, सबसे पहले इस गंगा के मैदान को ऊपरी गंगा के मैदान में बांटा गया है। ऊपरी गंगा का मैदान, इसकी शुरुआत जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है वहीं से होती है। फिर आ जाएगा आपका मध्य गंगा का मैदान और लास्ट में आपका निचली गंगा का मैदान या फिर निचला गंगा का मैदान, जिसका भाग पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, जो ऊपरी गंगा का मैदान है हमने उसे भी दो भागों में बांट लिया है, या फिर स्थानीय भाषा में इसको इन नामों से जाना जाता है, जिसे रोहिलखंड का मैदान कहते हैं या फिर अवध का मैदान कहते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को दो भागों में बांटा, याद रखिएगा, अवध और रोहिलखंड। ये ठीक इसी प्रकार जब हम मध्य भारत में या फिर मध्य गंगा के मैदान को पढ़ते हैं, जो मुख्य रूप से बिहार में पाया जाता है, तो इसको भी हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे। और ये 3 भाग कौन कौन से हैं देखिए। अब बिहार में सबसे ज़्यादा क्या, मगध का मैदान, मगध नरेश का नाम सुना होगा आपने। मगध नरेश, इतिहास में आपने 14 महाजनपदों का नाम सुना होगा, तो एक महाजनपद उनमें रहता है मगध। ठीक है, फिर दूसरा है सारण का मैदान और तीसरा है मिथिला का मैदान। मिथिला नरेश का नाम भी सुना होगा। फिर लास्ट में आपका जब निम्न गंगा का मैदान आता है तो वो आपका पश्चिम बंगाल में मुख्य रूप से पाया जाता है, और इसके बाद गंगा नदी बांग्लादेश में इंटर कर जाती है, तो इसका कुछ भाग जो है बांग्लादेश में भी पाया जाता है। तो हम इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, कि ये जो हमने अभी नाम पढ़े हैं, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निम्न गंगा का मैदान, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। चलिए तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक है, ऊपरी गंगा का मैदान जिसे अपर गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ऊपरी गंगा के मैदान की शुरुआत करेंगे तो ऊपरी गंगा के मैदान के अंतर्गत गंगा यमुना के दोआब को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कि गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ पे मिलती हैं उसको सम्मिलित किया जाता है। अब आप सबको पता है कि गंगा यमुना नदी से या फिर यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना का मिलन होता है ना। और उसी के साथ साथ एक और नदी का नाम है जिसका नाम है सरस्वती, यानी कि गंगा यमुना और सरस्वती कहाँ पे आके मिलती हैं, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जो सरस्वती नदी है उसका वर्तमान में कोई ज़्यादा वो नहीं है, वो अभी दिखाई नहीं देती, एक तरीके से विलुप्त मानी जाती है सरस्वती नदी। लेकिन जब आप इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में पता चलेगा। किस नदी के बारे में, तो सरस्वती नदी के बारे में। फिलहाल आप गंगा और यमुना के बारे में देखिए, इनके दो आपको सम्मिलित किया जाता है ऊपरी गंगा के मैदान में, है ना। और इस मैदान का जो निर्माण है, गंगा और इसकी सहायक नदी, अब देखिए कौन कौन सी सहायक नदी है गंगा की यहाँ पे, तो देखिए यमुना तो हम देख ही चुके हैं, इसके बाद काली नदी आएगी, फिर शारदा नदी का नाम सुना होगा, एवं रामगंगा नदी, इनके अवसाद के कारण हुआ है। तो मतलब जो ऊपरी गंगा का जो मैदान है, इसका जो निर्माण कैसे होता है, ये जो गंगा की सहायक नदी है यमुना, काली, शारदा और रामगंगा नदी, इनके अवसाद के कारण ही ऊपरी गंगा के मैदान का निर्माण होता है। ठीक है, और आप सबको पता है कि गंगा नदी से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, रामगंगा नदी। ठीक है, रामगंगा नदी याद रखिए। आगे देखिएगा, ऊपरी गंगा के मैदान में कहीं कहीं भूड़ के डिब्बे भी पाए जाते हैं जो वायु के द्वारा बना दिए गए हैं। ठीक है, भूड़ के डिब्बे पाए जाते हैं, और ऊपरी गंगा के मैदान को ही रोहिलखंड का मैदान अथवा अवध के मैदान भी कहते हैं, या फिर इसमें विभाजित किया गया है, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आप लोग ये जो अवध का मैदान और रोहिलखंड का मैदान है इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अब हम पढ़ेंगे मध्य गंगा का मैदान। मध्य गंगा के मैदान को मिडिल गंगा का मैदान भी कहते हैं, और जो मध्य गंगा के मैदान है उसका जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाया जाता है। जो मध्य गंगा का मैदान है, ठीक है, उसका विस्तार कहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में मुख्य रूप से मध्य गंगा का मैदान पाया जाता है, याद रखिएगा। इस मैदान का निर्माण गंगा की सहायक नदी, अच्छा तो मतलब यहाँ पे गंगा की कौन कौन सी सहायक नदी हैं उनके कारण, तो देखिए घाघरा, राप्ती, गंडक, कोसी एवं सोन नदी। सोन नदी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी, है ना, और जो पटना के पास गंगा से मिलती है। ठीक है,
ये हिमालय से नहीं मिलती, सॉरी ये हिमालय से नहीं निकलती। हिमालय से जितनी भी गंगा की सहायक नदियां हैं वो सारी नदियां हिमालय से निकलती हैं, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी है जो प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है आपकी, वो है सोन नदी। सोन नदी पटना से निकलती है, सॉरी पटना से नहीं बल्कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदी निकलती हैं। वहीं आपने नर्मदा नदी का नाम भी सुना होगा, भेड़ाघाट के पास है ना। जो नर्मदा नदी है आपकी वो भी अमरकंटक की पहाड़ी से ही निकलती है। सोन नदी भी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये कहाँ पे, उत्तर की ओर जाते हुए सीधा पटना के पास गंगा से मिलती है। और जो मध्य गंगा का मैदान है, इन सभी नदियों के अवसाद के मिश्रण के कारण ही इसका निर्माण होता है। मध्य गंगा के मैदान में कई सारी गोखुर झीलें भी पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदियाँ हैं मध्य गंगा के मैदान में बिल्कुल एकदम समतल भाग है, तो यहाँ पे नदियाँ अपना जो है मार्ग में परिवर्तन करती हैं। जब वो अपने मार्ग में परिवर्तन करती हैं तो कुछ झीलों का निर्माण होता है। जब वो बिल्कुल एकदम विसर्प के आकार में परिवर्तन करती हैं तो कुछ जल पीछे उनका जो जल है कुछ वो पीछे छूट जाता है एक तरीके से। मैं आपको इमेज के माध्यम से बताऊंगी गोखुर झील के बारे में, ठीक है। तो गोखुर झील का निर्माण तभी होता है, ठीक है, हम इमेज में देखेंगे इसको। और ये गोखुर झील कहाँ पे, मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती हैं। आगे देखिए, चलिए तो अब हम पहुंच गए हैं निचले गंगा के मैदान के पास, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा। निचले गंगा का जो मैदान, जिसे लोअर गंगेटिक प्लेन भी कहते हैं, है ना। तो ये जो मैदान है निचले गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो मुख्य रूप से पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के मैदानी भाग में पाया जाता है। तो जो निचला गंगा, क्योंकि अब गंगा की लास्ट स्टेज होती है, और ये बिहार का जो पूर्वी भाग है, इसके बाद मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में गंगा का ये जो निचला गंगा का मैदान है वो पाया जाता है। निचले गंगा के मैदान की जो मुख्य सहायक नदियां हैं वो तीस्ता है, संकोस है और जलढाकिया, ये सारी की सारी नदियां हैं निचले गंगा के मैदान की, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ठीक है। आगे देखिए, निचले गंगा के मैदान में पश्चिम बंगाल के सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। जब ये नदी, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल में जब निचले गंगा का मैदान आता है तो ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है, लेकिन इसका कुछ भाग जब नीचे बंगाल की खाड़ी में जाके पानी मिलता है तो वहाँ पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। कौन से वृक्ष पाए जाते हैं? सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, जो गंगा के डेल्टा में स्थित है। गंगा नदी का जो डेल्टा बनाती है वहीं पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं। और अत्यधिक सुंदरी के वृक्षों की बहुत ज़्यादा अधिकता होने के कारण एक तरीके से ही इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है, कहाँ बनता है? तो सुंदरवन का डेल्टा बनता है आपका कहाँ पे? जब गंगा नदी ब्रह्मपुत्र के साथ अपने मुहाने को जब पश्चिम बंगाल में मिलती है, डेल्टा बनाती है, तो वहीं पे सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं और इसी को सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। अब हम मैप के माध्यम से जानेंगे। तो देखिए, आपको ये मैप दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, हम इसको जूम करके देखेंगे, 1 मिनट। ये देखिए, इस मैप में आपको ये दिख रहा होगा, ये तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये गंगोत्री ग्लेशियर लिखा हुआ है, और ये है आपका यमुनोत्री ग्लेशियर। ये गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी कौन सी नदी निकल रही है? गंगा। तो ये गंगा नदी देखिए कहाँ से निकलेगी, देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से, यहाँ से इसकी शुरुआत होती है गंगा नदी की। फिर ये यहाँ पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से, ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। और इसके ठीक पश्चिम में है यमुनोत्री ग्लेशियर, और यहीं से निकलेगी आपकी यमुना नदी। ये निकली है और ये दोनों आके कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आके मिलती हैं, ठीक है। गंगा यमुना का संगम होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद अब ये जो इसी को कहा जाता है ऊपरी गंगा का मैदान, ठीक है, जिसमें गंगा यमुना और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे घाघरा वगैरह हमने देखा अभी यहाँ पे। ये देखिए निशान, ये दिख रहा है घाघरा। तो ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है ऊपरी गंगा का मैदान, इसी को क्या कहा जाता है, और इसकी जो सहायक नदियाँ उनको ऊपरी गंगा का मैदान। फिर इसके बाद देखिए, पहले तो हम एक बार पूरा देखेंगे, तो यहीं से शुरुआत होगी गंगा नदी की, और ये यहाँ पटना से होते हुए पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर कर जाती है। कुछ एक शाखा है इसकी हुगली, वो यहाँ पे आ जाती है, जो निचला गंगा का मैदान है, इससे होते हुए यहाँ पे आके किसमें? ये बंगाल की खाड़ी
और ये सुंदरबन का डेल्टा बनाएगी, ठीक है। अब जरा हम इसकी सहायक नदियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके मैदान के भाग के बारे में। तो ये जो देख रहे हैं आप, इतना ऊपरी गंगा का मैदान है जिसमें गंगा यमुना और उसकी ऊपरी जो सहायक नदियां हैं। फिर ये जो देख रहे हैं आप, देखिए लिखा है मध्य गंगा का मैदान, इसमें इसकी सहायक नदी गंगा की गंडक है, गोमती है, राप्ती है, ये सब यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पे क्या पाया जाता है, मध्य गंगा का मैदान। फिर लास्ट में आपका आएगा निचला गंगा का मैदान, ठीक है। और यहाँ ये आपकी कोसी नदी का नाम सुना होगा आपने, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है, वही कोसी नदी है ये। तो देखिए वही कोसी नदी है ये, ठीक है। इसके बाद ये फिर इधर साइड ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक नदी है जो पटना के पास, ठीक है, बिहार में पटना के पास मिलती है, वो है आपकी सोन नदी, ठीक है। जो सारी की सारी नदियाँ हिमालय से निकल रही हैं देखिए इस साइड से, लेकिन एकमात्र ऐसी नदी जो आपके प्रायद्वीपीय पठार से निकलती है वो आपकी सोन नदी है। ये मिल जाती है देखिए पटना के पास। फिर आगे आपका निचला गंगा का मैदान, और ये जो निचला गंगा का मैदान है ये मुख्य रूप से देखिए बांग्लादेश की सीमा बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपकी बांग्लादेश की सीमा, ये बांग्लादेश की सीमा, ये यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा बांग्लादेश है। फिर हम अभी ब्रह्मपुत्र को भी देखेंगे, ठीक है। तो ये जो निचला गंगा का मैदान ये पश्चिम बंगाल, और देखिए पश्चिम बंगाल से सीमा लग रही है, ये देखिए अब शायद आपको देखा, ये बांग्लादेश है और ये निचला गंगा का मैदान है, ठीक है। देखिए अब हम देखेंगे किसके बारे में, ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र है ये भी तिब्बत से ही निकलती है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। और ये असम के सादिया के पास, ठीक है, ढोला सादिया ब्रिज का नाम सुना होगा, तो असम के सादिया के पास ये भारत में एंटर करेगी। फिर असम से होते हुए फिर ये मेघालय के ठीक ऊपर से, और ये पश्चिम बंगाल में ये देखिए आके मिली ना, ये गंगा के नाम से गंगा में मिलेगी। जब ये गंगा नदी और ये ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है तो इन दोनों को पद्मा का नाम दिया जाता है, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है, तो पद्मा का नाम दिया जाता है। और ये दोनों यहाँ पे बांग्लादेश में जाके गिर जाएंगी बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पे ये पूरे में, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो बांग्लादेश के इस पूरे भाग में इतने ज़्यादा सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब सुंदरी के वृक्ष पाए जाते हैं तो यहाँ पे है सुंदरबन का डेल्टा। क्या है, सुंदरबन का डेल्टा है, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम इस मैप को एक और दूसरे मैप के माध्यम से समझेंगे। ये मैप तो शायद आपको समझ में आ ही गया होगा। शुरुआत यहीं से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यहाँ आके उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करेगी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए लिखा हुआ है, ये देखिए ये है आपका गंगा का मैदान, थोड़ा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से ये उत्तराखंड है, यहीं से निकलती है हमारी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से गंगा नदी निकलेगी। देखिए लिखा है अपर गंगा का मैदान, ये लिखा है मिडिल गंगा का मैदान, और फिर ये है लोअर गंगा का मैदान। फिर ये जाके देखिए बांग्लादेश में एंटर कर गई, और ये देखिए ये उसका वो है माहौत, बे ऑफ बंगाल में जाके लास्ट में गिर जाती है, ठीक है। ये फिर यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इसमें भी हमने देखा, और ये देखिए यहाँ से निकल रही मेन रूप से आपकी ब्रह्मपुत्र। देखिए इतनी चाइना में इसकी सीमा है, इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को। तो यहाँ से निकलते हुए देखिए ये देखिए एंट्री कर रही है भारत में, कहाँ पे, ये भारत में असम में सादिया के पास, ठीक है ना, सादिया के पास ये देखिए ब्रह्मपुत्र फिर भी असम में होते हुए फिर ये डायरेक्टली बांग्लादेश में एंटर करेगी, ठीक है। तो ये है आपका अपर गंगा का मैदान, फिर मिडल गंगा का मैदान, फिर है लोअर गंगेटिक प्लेन, ठीक है। अब हम देखेंगे गोखर झील के बारे में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे कि हमने पढ़ा था कि मध्य गंगा का जो मैदान है, मध्य गंगा के मैदान में गोखुर झीलें पाई जाती है। तो देखिए गोखुर झील कैसे पाई जाती है, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये नदी आ रही है, ठीक है, ये देखिए यहाँ से नदी आ रही है, यहाँ उसने जब अपना मार्ग का परिवर्तन किया, फिर ऐसे परिवर्तन किया, फिर ऐसे ये विसर्प धारण कर रही है। तो यहाँ से होते हुए कभी कहीं पे ये बीच का जो मैदान कभी कभी वो छोड़ देती है, हजारों सालों में ऐसा होता है, इसीलिए हमें पता नहीं रहता। तो देखिए इस तरीके का ये जो स्पेस दिख रहा है ना, ये गोखुर झील का भाग है, ठीक है। ये क्या है देखिए आपका, ये देखिए ये क्या है, ये गोखुर झील है, अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। ये गोखुर झील है, मतलब कि नदी का ही ये छोटा सा भाग रह जाता है। नदी जब अपने मार्ग में परिवर्तन करती है तो इस भाग को जो है छोड़ देती है जब विसर्प के कारण। तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो जाता है, क्योंकि पानी छूट जाता है। बेसिकली जब मार्ग परिवर्तन करती है तो सोचिए आपकी ये छोड़ दिया है इसने, पानी को छोड़ देती है, तो उसके कारण गोखुर झील का निर्माण होता है, और इसी को ऑक्सबो लेक कहते हैं।
ठीक है। इस तरीके से देखिए विषर्प है और इस तरीके से पानी को छोड़ देती है। ठीक है, तो देखिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो समझ में आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों प्लीज़। हाँ, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।